नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में पहले दिन चुनावी रणनीति बनाई गई। बैठक में कृषि, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। साथ ही चुनाव में किस तरह से बीजेपी को मात दी जाए, इसे लेकर भी विचार मंथन किया गया है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक मंच पर नजर आए। बैठक के बाद कांग्रेस ने एक जनसभा भी यहां संबोधित की, जिसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी पहली जनसभा में लोगों से कहा कि आपका वोट आपका हथियार है, आप सही मुद्दों का चयन करें और सोच समझकर फैसला लें। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप जागरूक बने, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल डील और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को भाजपा सरकार के दौरान छोड़े जाने का मुद्दा उठाया। राहुल ने चौकीदार चोर है के नारा वहां लगाया और साथ ही लोगों से भी लगवाया। नहीं, हमारा तो भैया आज जनरल डिस्कशन था कैंपेन स्ट्रेटजी, कैंपेन के मुद्दों के बारे में। और मेन मुद्दे जो मैंने आपको बताए, रोजगार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा और प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल करप्शन का मुद्दा, 30,000 करोड़ रुपए राफेल का। तो वो मेन फोकस था हमारा। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एमपी में जिन नेताओं को टिकट बांटने की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब वही टिकट के दावेदार बन गए हैं। बीजेपी की चुनाव समिति के 50% सदस्यों ने टिकट के लिए अपना नाम भी दे दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट बांटने की जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की है। नाम पैनल भी इसी समिति को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजना है। हालांकि इस बार सारे फैसले प्रदेश चुनाव समिति के बजाय केंद्रीय चुनाव समिति ही करेगी। इन चुनाव समिति में शामिल सदस्यों में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नंद कुमार सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवराज सिंह चौहान गुना से, प्रभात झा और कृष्ण मुरारी मोघे के चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का चयन या विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का चयन ये प्रदेश की चुनाव समिति ही सिफारिश करती है और उसके आधार पर जो की गई सिफारिशें बनी हुई पैनल हैं, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है। हमारे संविधान में व्यवस्था केंद्रीय चुनाव समिति के पास ही है और ये प्रत्याशी चयन की पूरी प्रक्रिया एक बैठक में पूरी हो जाती है। जब हमने 230 प्रत्याशियों के लिए एक बैठक की तो 29 के लिए एक बैठक में हो जाएगा, इसलिए बहुत हलचल उस प्रकार की नहीं दिखाई देती है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हर जगह शिवराज ही चुनाव लड़े, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शिवराज सिंह अभी विधायक हैं, उन्हें खुद आकर कहना चाहिए कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव जिताने का काम करेंगे। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि पार्टी में कोई अगर उन्हें चुनाव लड़ने की कहे तो भी उन्हें कार्यकर्ताओं के सामने चुनाव नहीं लड़कर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। शिवराज जी तो अभी विधायक हैं, हर जगह शिवराज ही चुनाव लड़े, ये तो प्रवृत्ति ठीक नहीं है। यदि कोई कहे भी पार्टी उनको, तो उनको कहना चाहिए कि जरा अब मैं लोगों को जिताऊंगा, अब मैं खुद लोगों को जिता करके लाऊंगा। ये अच्छी सोच है और इस सोच को उनको दिखाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के सामने ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।
परिवारवाद और टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने कहा है कि परिवारवाद तो हर जगह है और कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वाया, वहीं शिवराज सिंह चौहान की पत्नी ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे 15 साल प्रदेश का पूरा प्रशासन चलाया। वो कुछ भी नहीं थी, फिर भी हर जगह उनकी पत्नी मौजूद दिखाई देती थी। आज टिकट के लिए उनका भी नाम चल रहा है। बाबूलाल गौर ने भी अपनी बहू को टिकट दिलवाया था, लेकिन कांग्रेस में जो योग्य है, जिसे जनता जानती है, चाहती है, उसे ही टिकट दिया जाता है। को तो परिवारवाद तो सब जगह चल रहा है। जो योग्य है, वरिष्ठ है, काम कर रहा है, राजनीति में तो किसी को रोक नहीं सकती। अगर परिवार में योग्य, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी क्या थी, लेकिन हर जगह उपस्थित उनकी पूरा प्रशासन शासन चलाया उन्होंने। जो लोग वहाँ जाके नतमस्तक होते थे मैडम के पास, वही सम्मान हो जाता था और उसे आज उनका भी नाम चल रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। गौर ने भरोसा जताया कि पार्टी उन्हें भोपाल सीट से टिकट जरूर देगी। गौर ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी भी उन्हें शुभकामनाएं दे चुके हैं। इधर पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसका फैसला तो पार्टी हाईकमान को ही लेना है। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर। 88 साल के गौर 10 बार विधायक रहे। इनकी इच्छा अब दिल्ली देखने की है। मतलब बाबूलाल गौर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने भोपाल लोकसभा सीट से टिकट मांगा है। गौर ने भरोसा जताया कि पार्टी उन्हें टिकट जरूर देगी। अपने इस भरोसे के लिए गौर साहब प्रधानमंत्री मोदी की बात का हवाला देना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री जी स्वयं, उनकी बड़ी कृपा रही कि वो मंच पर मेरे पास आए। उन्होंने कहा बाबूलाल गौर एक बार और हाथ मिलाया, तो उनकी तो शुभकामनाएं उन्होंने उसी दिन दे दी थी। और अब लोकसभा अगर चुनाव भी आ गया है तो मुझे आशा है कि मुझे पार्टी लोकसभा का टिकट भोपाल से देगी। गौर यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने ही अंदाज में पार्टी तक ये बात पहुंचा दी कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो उनके पास सभी रास्ते खुले हैं। दिग्विजय सिंह खुद मेरे पास आए थे कि आप हमारा टिकट ले लो, तो हमने कहा विचार करेंगे। पर माननीय रामलाल जी जो संगठन महामंत्री है, तो उन्होंने हमारी क्लास ले ली कि आप क्यों विचार कर रहे हैं उनके ऊपर। तो हमें आशा है कि हमारे बारे में वो भी विचार करेंगे। इधर गौर की दिल्ली देखने की चाहत पर पार्टी नेता ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं। अब दिल्ली देखना दिखाना ये पार्टी का काम है। नेतृत्व उसके बारे में निर्णय करेगा और जो नेतृत्व निर्णय करेगा उसको सभी स्वीकार करेंगे। मैं सोचता हूं कि एक विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसके बारे में हम बार बार चर्चा करें। आपको याद ही होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी बाबूलाल गौर टिकट की मांग पर अड़ गए थे। टिकट न मिलने की स्थिति में वो कांग्रेसी खेमे में जाने के लिए एक पग पर खड़े हो गए थे। बाद में पार्टी ने उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट देकर उन्हें शांत किया, लेकिन गौर ने अब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगकर फिर से पार्टी को चुनौती दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी गौर की दिल्ली देखने की इच्छा पूरी करती है या नहीं। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में इस बार भी फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। राकेश सिंह ने बाबूलाल गौर की लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पर कहा कि इसका निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बाबूलाल गौर को लेकर कहा कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गोपाल भार्गव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कच्ची इमारत करार दिया और कहा कि कच्ची इमारत कब ढह जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी के ये दोनों नेता शिवपुर से विजयपुर में विजय संकल्प रैली में शिरकत करने आए थे। इस दौरान ग्वालियर में उन्होंने बीजेपी के नेताओं से भी चर्चा की, साथ ही मीडिया से भी बात की। जहां जहां भी विजय संकल्प सभाएं हुई हैं, जनता में बहुत जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ता कमर कस के तैयार बैठा है कि देश में दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना चाहिए। जनता ने भी आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इस बार 29 में से 29 सीटें
हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन गौर साहब को लेकर किस तरह का रुख है आप लोगों का? वो कह रहा है कि एक बार तो दिल्ली दिखा दो उनको। मैं सोचता हूं कि एक विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसके बारे में हम बार बार चर्चा करें। सपना तो कमलनाथ जी देख रहे हैं। वोटें विधानसभा चुनाव में भी हमें ज्यादा मिली थी, 2-4 सीटों की कमी के कारण सरकार बनते बनते रह गई। तो कमलनाथ जी भ्रम में हैं, उनका भ्रम जल्दी से जल्दी 2 महीने में टूट जाएगा। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा खत्म होने के बाद आज कार्यकारी मंडल की बैठक की धारधाम में शुरू हुई, जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत और सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने 43 प्रांत प्रचारकों और 11 क्षेत्र प्रचारकों के साथ संघ के कार्य विस्तार पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस के हर बड़े आयोजन के बाद प्रमुखों की ओर से उसकी समीक्षा करने की परंपरा है। हालांकि कार्यकारी मंडल की बैठक को अनौपचारिक भी कहा जा रहा है, जिसमें आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी, क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक समेत करीब 70 पदाधिकारी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में आरएसएस के कार्य विस्तारक मसलन रीढ़ मानी जाने वाली शाखाओं को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। साथ ही कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने क्षेत्र प्रचारकों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इससे पहले 8 से 10 मार्च तक चली प्रतिनिधि सभा में संघ ने राम मंदिर निर्माण, राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही लोकसभा चुनाव में आरएसएस किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करेगा, इस पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पहली बार ग्वालियर में लंबे समय तक प्रवास पर आए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत यहां से 11 दिन बाद बुधवार को रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दमोह के दौरे पर पहुंचे, जहां तहसील ग्राउंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने दमोह की जनता को संबोधित करते हुए सरकार के कामों की तारीफ की, तो वहीं बीजेपी को घेरा। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के बाद कांग्रेस के हाथ में जब मध्य प्रदेश की कमान आई तो मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। कांग्रेस के वचन पत्र के मुताबिक काम शुरू किया है। सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिन किसानों के खाते में अभी राशि नहीं आई है, आचार संहिता खत्म होने के बाद खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। कमलनाथ ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, 2 करोड़ रोजगार और हर खाते में 15 लाख रुपए देने के वादे को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कोई भी वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। सीएम ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का डंका बजवाएं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा कहर इंदौर में है। यहां सोमवार शाम हुई 2 मौतों के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 31 हो गया है। मृतकों में इंदौर और आसपास के जिलों से आने वाले मरीज इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों में 540 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 116 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है और 31 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें इंदौर जिले के 17 और अन्य जिलों के 14 मरीज हैं। हालांकि जिन मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनमें से करीब 70 मरीज अन्य जिलों के हैं, जबकि कई संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। इधर मरीजों की बढ़ती संख्या और लगातार हो रही मौतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इंदौर में कंट्रोल रूम शुरू किया है, जिसका नंबर 25375253 यानी कि 25375253 है। इस नंबर पर स्वाइन फ्लू से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम को अलर्ट करते हुए 5 सदस्यीय संभाग स्तरीय टीम बनाई है, जो इंदौर संभाग के सभी जिलों के मरीजों की जानकारी के अलावा मरीज कहां भर्ती है, किस तरह इलाज चल रहा है और कैसी स्थिति है, इस पर नजर रखेंगी। के बदलाव के बाद अभी ये देखा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू के जो पॉजिटिव केसेस हैं इनमें कुछ कमी आ रही है, परंतु वायरल के जो केसेस हैं ये अभी भी बने हुए हैं और काफ़ी मात्रा में केसेस वायरल निमोनिया के आ रहे हैं। अभी तक हमने जो 540 के लगभग सस्पेक्टेड केसेस के सैंपल्स भेजे थे, उनमें से 106 केसेस स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव आए थे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग हर बार यही कह रहा है कि अलर्ट है, लेकिन इंदौर के साथ साथ बाकी जिलों से भी मरीज पहुंच रहे हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब
एक नंबर यहाँ इशू कर दिया गया, एक नंबर जारी कर दिया गया है जिस पर आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन दवाई कहाँ मिलेगी, कैसे सतर्क रहना है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सजग नहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार इंदौर में स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन तो चिंतित था ही, और बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने जब दौरा किया तो उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी कि यहाँ पर एक जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर शुरू किया जाना है, जिसमें 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम जरूर बना गई है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि कंट्रोल रूम बना दिया गया है, नंबर जारी कर दिया गया है, लेकिन अवेयरनेस कैसे लाई जाए और कैसे लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सचेत किया जाए, ये अब तक प्रबंधन नहीं कर पाया है। हालांकि लगातार अगर प्रबंधन की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार कहता है कि शहर में कई जगह ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चल पाए कि स्वाइन फ्लू की बीमारी एक्चुअल में है क्या, कैसे वो बढ़ती है और कब किन किन जो इसके किस तरीके से ये बढ़ती है और क्या क्या ऐसे पॉइंटर हो सकते हैं जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि स्वाइन फ्लू आखिर बीमारी अगर हो रही है तो उसको किस तरीके से तुरंत उपचार मिलना चाहिए। हालांकि अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में भी मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंदौर में होने वाली मौत का आंकड़ा तो कम है, लेकिन अन्य जिले यानी इंदौर संभाग और इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है। वहां से जो मरीज रहता है वो उसे यहाँ पर रेफर किया जाता है और उसे इस कंडीशन में रेफर किया जाता है जिसमें स्वाइन फ्लू की जो सीमा होती है या जो स्टेज होती है वो आखिरी होती है, और उसे यहाँ पर कंट्रोल करना यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए नामुमकिन साबित होता है। इसको लेकर अब कंट्रोल रूम तो यहाँ पर बनाया ही गया है, 24 घंटे निगरानी भी रखी जा रही है, और कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी लापरवाही जरूर यहाँ पर मानी जा रही थी क्योंकि लोगों को यही नहीं पता चल पा रहा था कि हालांकि स्वाइन फ्लू के लिए कहाँ पर उन्हें इलाज के लिए जाना है, कैसे जाना है। इसको लेकर एक पूरा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो इस प्रकार की पूरी बातों का ध्यान रखेगी कि डॉक्टर्स के समय पर मौजूद हैं कि नहीं। आम व्यक्ति भी इस नंबर पर फोन लगाकर बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि यदि किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जो स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकायत की जा सकती है, यहाँ पर उसका त्वरित उपचार किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अगर बात करें तो दोपहर तक ये आंकड़ा 29 था, लेकिन बुरहानपुर और मंदसौर के मरीज की मौत हो जाने के बाद में ये आंकड़ा जो है ये 31 हो गया है, यानी कि अब चिंतनीय स्थिति ये बनती जा रही है क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सिर्फ सुविधाओं के नाम पे फिलहाल कंट्रोल रूम खोलकर रख दिया गया है। लेकिन कैसे इस मौत के आंकड़े को रोका जाए इसको लेकर भी प्रशासन भी चिंतित है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी दौरा करके लगातार इस पर होने वाले क्योंकि अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष ने भी काफी हंगामा मचाया था और साफ तौर पर यही आरोप लगाया था कि डॉक्टर्स और प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता जिसके कारण मौत हो जाती है। और अब फिलहाल कंट्रोल रूम बना है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के फटकार के बाद भी इस पर जो है प्रशासन अब मुस्तैदी से काम करेगा। जी शुक्रिया रवि इस तमाम बातचीत के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जरूर बता रहा है, लेकिन वो अलर्ट जमीन पर किस तरह से है ये भी साफ नजर आता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे पर बने रायरू रेलवे ओवरब्रिज के 1 साल में 2 बार क्षतिग्रस्त होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद क्या किया, साथ ही संबंधित लोगों पर कार्रवाई हुई कि नहीं। अब 4 हफ्तों के भीतर केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देना है। दरअसल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि रायरू स्थित रेलवे ओवरब्रिज 2 बार क्षतिग्रस्त हो चुका है जिसके कारण भारी वाहनों को शहर से गुजरना पड़ता है। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने के कारण जहां जाम की स्थिति बनती है तो वहीं ब्रिज में अब तक करीब 18 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आरओबी का पुल है, लगभग 2016 से डैमेज है। उसका एक पार्ट 2016 में डैमेज हुआ, फिर दूसरा 2018 में हुआ। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आपके द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी दोषी अधिकारियों के ऊपर जो क्या कार्रवाई की अभी तक, क्या आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, उसके संबंध में जानकारी 4 सप्ताह बाद न्यायालय में पेश की। व्यापम घोटाले से चर्चा में आए विसिल ब्लोअर आनंद राय और प्रशांत पांडे की सुरक्षा हटा ली गई है। दोनों की सुरक्षा इंदौर की एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र के आदेश पर हटाई गई है। सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ आनंद राय और प्रशांत पांडे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस एसएसपी को हाईकोर्ट से जारी भी करवा दिया है। दरअसल व्यापम घोटाले से जुड़े कई लोगों की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद विसिल ब्लोअर आनंद राय और प्रशांत पांडे को कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। डॉक्टर राय को
डीआईजी स्तर और मुख्यालय से एक एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया था। आनंद राय का आरोप है कि एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र पूर्व सीएम के ओएसडी रहे अजातशत्रु की भतीजी है। उनके कहने पर ही सुरक्षा हटाई गई है। अब दोनों ने ही एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र को नोटिस भेजा है। इस मामले को लेकर एसएसपी मिश्र का कहना है कि आचार संहिता लगने की वजह से लोकल लेवल पर उन्हें मिली सुरक्षा हटाई गई है। जैसे ही आचार संहिता शुरू हुई, विसल ब्लोअर्स के गार्ड हटा दिए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएएस आईपीएस को गार्ड की पात्रता नहीं है, लेकिन लगभग हर आईएएस आईपीएस के पास भी 2-2, 5-5 गार्ड आपको गनमैन मिल जाएंगे। जिस तरीके से विसल ब्लोअर्स को बिना इंटीमेशन दिए गार्ड हटाए गए, उसके हम भरोसा करते हैं। और आज मैंने इसके लिए लीगल नोटिस भेजा क्योंकि हाईकोर्ट इंदौर ने मुझे सुरक्षा देने के आदेश दिए। एक्चुअली जो सिक्योरिटी हम लोगों को दी गई थी वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के का बोल के, और उस सिक्योरिटी को हटा दिया गया है, जो कि वैलिड रीज़न नहीं है, और उसी के लिए एप्लीकेशन देनी थी। स्थानीय स्तर पे जो सुरक्षाकर्मी दिए हुए थे, आचार संहिता लगने पर उनको हटाया जाता है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने अपने सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर आवेदन दिया है, जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं और हम उसमें पुलिस मुख्यालय को उनके रिप्रेजेंटेशन प्रेषित कर रहे हैं अपने रिव्यू के साथ। नगर निगम की खुदाई के दौरान इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में एक सुरंग मिलने का मामला सामने आया है। 11 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी सुरंग का फिलहाल शुरुआती और आखिरी छोर नहीं मिला है। दरअसल नगर निगम शहर की नदियों की सीवरेज की खुदाई चल रही है। सीवरेज मुक्त करने के लिए नालों की सफाई चल रही है, जिसके लिए निगम ने शहर के मध्य क्षेत्र आजाद नगर में खुदाई का काम शुरू किया था। लेकिन खुदाई के दौरान दोनों तरफ सुरंग दिखाई दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर अधिकारियों को बुलाया। वहीं जब इस सुरंग को करीब से देखा गया तो इसमें पानी भरा हुआ था। जब इसकी जानकारी अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से ली तो पता चला कि पहले यहाँ एक वाटर फिल्टर प्लांट हुआ करता था, साथ ही यहाँ कुएं भी हुआ करते थे। सुरंग को निगम के अधिकारी शहर की धरोहर मान रहे हैं और इसकी जानकारी हासिल करने के लिए पुरातत्व विभाग की मदद लेने की योजना बना रहे हैं। वहीं खुद नगर निगम आयुक्त जानकारों के साथ इसका दौरा करने का विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।